तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान की झीलें। और राजस्थान की झीलों में हमने खारे पानी की झीलों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे भाई। ऐसी झीलें जिनमें मीठा पानी होता है वो कौन सी है? मीठे पानी की झीलें हैं। सिंचाई के लिए काम आती हैं, पीने का पानी काम आता है, बस यही है। ठीक है। तो 1 या 2 मिनट आपकी जो भी प्यारी प्यारी कमेंट हो है आराम से बता सको हो। फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ हाँ, पेपर आ गया अभी, बिल्कुल पुलिस का टाइम ही नहीं दिया। इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, क्लास के बाद में चर्चा करेंगे, अलग से आराम से रखेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। करूँ स्टार्ट? ठीक है। कैसे हो सर? बढ़िया हूँ भी मैं। एग्जाम हमेशा इतना जल्दी कराते हैं। चलो फिर आ जाओ। तो मीठे पानी की झीलें पढ़ना है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें कहाँ पर है? उदयपुर में। जैसे हमने पढ़ा था कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डिडोना कुचामन में है, उसी प्रकार से राजस्थान में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें उदयपुर में है। इसलिए उदयपुर को हम झीलों की नगरी कहते हैं, उदयपुर को हम लेक सिटी के नाम से जानते हैं। लेक का मतलब होता है झिल्ली, सिटी का मतलब होता है शहर। अगर हमने शुरुआत के अंदर जिलों के उपनाम पढ़े हैं तो यह चीज मैंने तुम्हें लिखाई है कि जिलों की नगरी हमें उदयपुर को कहते हैं। लेक सिटी हम किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तो सबसे पहले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें उदयपुर में हैं। उदयपुर को हम झीलों की नगरी कहते हैं, लेक सिटी कहते हैं। लेक का मतलब ही क्या होता है सर? लेक का मतलब होता है झील, सिटी का मतलब शहर। तो जिलों की नगरी है उदयपुर। अगर मैं भारत की बात करूं, जैसे आपने बता दिया कि तो राजस्थान में जिलों की नगरी उदयपुर है, लेकिन भारत में जिलों की नगरी, तो भारत में जिलों की नगरी है श्रीनगर। ठीक है। और विश्व की बात करें तो विश्व में झीलों का देश है फिनलैंड। ये बस आपको थोड़ा सा है वो ध्यान रखना है। हालांकि यहां से कभी सवाल पूछा नहीं गया है। ये जरूर पूछ सकते हैं कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। लेकिन फिर भी आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि प्रारंभिक बातें हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि भारत में जिलों की नगरी किसे कहते हैं, विश्व के अंदर झीलों का देश किसे कहते हैं, और राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर है, जहां पर सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। अब मैं सबसे पहले उदयपुर की झीलों को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम जिस झील को पढ़ेंगे उसका नाम है जयसमंद झील या ढेबर झील। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये जो आपकी फोटो है, ये जयसमंद झील की है। इसे हम क्या कहते हैं? ढेबर झील भी कहते हैं, क्योंकि यह झील ढेबर दर्रे से निकलती है। ठीक है, जयसमंद झील कह दो, ढेबर झील कह दो। कहां पर है? पहले उदयपुर के अंदर थी, लेकिन वर्तमान में सलूम्बर एक नया जिला बन चुका है, तो वर्तमान में यह झील सलूम्बर के अंदर आती है। इसका निर्माण कराया था मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने। 1685 से लेकर 1691 के मध्य इस झील का निर्माण कराया गया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कृत्रिम का मतलब होता है कि यह झील मानव के द्वारा बनाई गई है। तो जयसमंद जिला ढेबर झील सलूम्बर में है। इसका निर्माण कराया गया था मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के द्वारा। 1685 से लेकर 1691 के बीच में इस झील का निर्माण होता है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम का जब भी मतलब आ जाए ना, तो मतलब यह काम मानव के द्वारा किया गया है। कृत्रिम का मतलब दो चीजें होती है, एक तो प्राकृतिक, मतलब अपने आप बन जाए, प्रकृति के द्वारा बन जाए, उसमें मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है, वो होती है प्राकृतिक झील। और ऐसी झील जो मानव के द्वारा बनाई जाती है उसे हम कहते हैं मानव के द्वारा बनाना, मानव निर्मित, मतलब कृत्रिम झील। तो यह झील मानव के द्वारा बनाई गई है। सर कौन से मानव के द्वारा? मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के द्वारा। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील अभी, ये आप आराम से इस झील की क्या देख सकते हो? फोटो देख सकते हो। अगर आपने कभी जयसमंद झील को नहीं घूमा है तो आराम से यहां पर फोटो देख लो। जयसमंद झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। मतलब इस झील में जो पानी आता है वह पानी गोमती नदी से आता है, और गोमती नदी ढेबर दर्रे से निकलती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ढेबर झील भी कहते हैं। रख लोगे ध्यान में? ठीक है सर, नॉर्मल सी प्रारंभिक बातें बताई हैं।
जयसमंद झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। मतलब जैसे मान लो कि मैंने यहां पर एक झील का निर्माण कर दिया, लेकिन अब इस झील में पानी भी लाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, पानी तो चाहिए, तो पानी आएगा गोमती नदी से। ठीक है, तो जयसमंद झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। गोमती नदी निकलती है ढेबर दर्रे से। अब दर्रा क्या होता है, इसकी बात हम भौतिक प्रदेश में पढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि दर्रे के बारे में तुम्हें दोबारा से समझाने की कोई जरूरत नहीं है। गोमती नदी के ढेबर दर्रे से निकलने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, ढेबर झील कहते हैं। ओके, महिला बाल वाली योजना संडे से शुरू कर देंगे। ठीक है, योजनाएं पढ़नी है, टेंशन मत लो, तुम्हारे कोई अपराध वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, संडे को वो स्टार्ट करेंगे फिर। और बताओ, चलो आगे, नॉर्मल सी बात समझ में आएगी। ठीक है, जयसमंद झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। गोमती नदी ढेबर दर्रे से निकलती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ढेबर झील कहते हैं। झील के ऊपर है वो 7 टापू बने हुए हैं। टापू समझते हो? टापू बताओ, टापू क्या होते हैं, कोई जानता है टापू? हालांकि किताब में इस प्रकार से फोटो भी आपके सामने है। जैसे भारत है, भारत क्या है सर, भारत तो प्रायद्वीप है, इस प्रकार से नीचे से दिखता है भारत, है ना? हाँ सर, बिल्कुल नीचे का ऐसा ही दिखता है भारत। यहां पर भारत के अरब सागर है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। मतलब भारत तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। जब यानी कि तीनों ओर जल होता है ना, इधर भी जल है, इधर भी जल है, और नीचे भी जल है, इसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। और जब चारों ओर जल हो, मतलब चारों ओर जल ही जल हो, उसे हम कहते हैं टापू। जैसे सर ये देखो, ये आपके सामने टापू दिखाई दे रहा है, इसके चारों ओर जल ही जल है, तो एक प्रकार से टापू हो गया। तो इस प्रकार से जयसमंद झील में 7 टापू बने हुए हैं। आप खुद काउंट कर लो, हालांकि यहां पर तो आपको नहीं दिखेंगे। जैसे एक टापू ये हो गया, दूसरा इधर हो गया, तीसरा टापू इधर हो गया, ये टापू होते हैं। इस प्रकार से 7 टापू बने हुए हैं, और इनके नाम भी हैं। तो सबसे बड़ा टापू, उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा टापू है, उसका नाम है प्यारी। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आपने रील देखी होगी कि हाँ भाई क्या, एक वो बुढ़िया महिला बोलती रहती है कि प्यारी समझ गई क्या। तो सबसे छोटा टापू प्यारी, नाम से ही पता चल जाएगा हाँ यार का प्यारी मतलब छोटा सा टापू है। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा। ठीक है, तो झील के ऊपर यानी कि 7 टापू बने हुए हैं। टापू समझ गए? हाँ सर, इस प्रकार की जगह होती है, और उसके क्या होता है, चारों ओर पानी पानी होता है। ये आपका टापू है। तो सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। और इस प्रकार से मैंने किताब में फोटो भी दे रखी है, अगर आप गिन के देखोगे ना तो ये 7 टापू मिल जाएंगे। जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर लिख रखा है जयसमंद, मतलब जयसमंद झील के अंदर 7 टापू हैं। समझ गए? चलो आगे। ठीक है, एक और टापू है, उसका नाम है बाबा का मगरा, और इसके ऊपर एक होटल बना हुआ है जिसका नाम है आइसलैंड रिसोर्ट होटल। ठीक है सर, दिखाओ हमें किस प्रकार से होटल बना हुआ है। ये देखो, यानी कि बापू का मगरा टापू के ऊपर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है। ठीक है, बाबा का मंगरा है, बापू का मंगरा, सही नाम इसका। बाबा का भांगड़ा, प्यारी, बाबा का मगरा है। ठीक है, ओके। बहुत लेट मैसेज आता है, कैसे लेट मैसेज आता है, ये बाबा कर दिया, टाइपिंग में मिस्टेक कर दी यहां पर। ठीक है, हमारे टाइपिस्ट बाबा को बापू कर देते हैं भाई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, हाँ ठीक है सर, बाबा का मगरा है ये, कोई बात नहीं, मैं करेक्शन करा के लगा दूंगा पीडीएफ। तो एक टापू है जिसका नाम है बाबा का मगरा, यहाँ पर एक होटल बना हुआ है जिसका नाम है आइसलैंड रिसोर्ट होटल। सर किस प्रकार से, ये देखो, मतलब टापू क्या है, जयसमंद झील में इस प्रकार का टापू बना हुआ है, इसके चारों ओर पानी पानी है, और यहां पर बीच में टापू के ऊपर एक होटल बना दिया जिसका नाम है आइसलैंड रिसोर्ट। आइसलैंड का मतलब ही हिंदी में क्या होता है, टापू होता है। और ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये आपको होटल की फोटो दिखाई दे रही है। तो सर चारों ओर पानी पानी है, बीच में टापू है, यहां पर होटल बना दिया, तो हम पहुंचेंगे कैसे? उड़ के तो जा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए यहां पर पास में आपको नाव भी दिखाई दे रही है, नाव के द्वारा ही आप यानी का होटल में पहुंच सकते हो। देखो कितना शानदार नजारा होगा क्या, मतलब बीच में होटल है, उसके चारों ओर पानी पानी है, तो होटल भी थोड़ा महंगा होगा। तो बस इस टापू का नाम रख रखा बाबा का मगरा, और यहां पर एक होटल है जिसका नाम है आइसलैंड रिसोर्ट होटल।
और सिंचाई के लिए दो नहरें भी निकाली गई हैं जिनका नाम है श्यामपुरा और भाट। देखो मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील के लिए दो नहरें निकाली गई हैं ताकि अन्य आसपास के जो किसान है वो अपनी खेती के अंदर सिंचाई कर सकें। तो दो नहरों के नाम भी आपको ध्यान रखना है, श्यामपुरा और भाट नामक दो नहरें सिंचाई के लिए निकाली गई हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आपकी जयसमंद झील हो जाती है कंप्लीट। बताओ कुछ पूछना है? हाँ, अरे हाँ, संभावना है मायाराम। ठीक है, और मैं बात कर लूंगा क्लास के बाद में। अब देखो नाम ऐसे रखे हुए हैं, इन टापू में रहता कौन है? जनजातियां रहती हैं, जैसे अपने आदिवासी जनजातियां रहती हैं, मीणा है, भील है, वो इन्हीं टापुओं के ऊपर रहती हैं। ठीक है, अब बात हो गई भी, थोड़ा इसके ऊपर ना अपन आराम से क्लास के बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ गए ना? हाँ सर, वैसे तो देखो जयसमंद झील के ऊपर 7 टापू बने हुए हैं। टापू हम समझ गए, यानी कि इस प्रकार से एक जमीन होती है, उसके चारों ओर पानी पानी होता है। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा टापू प्यारी है। एक टापू है जिसका नाम है बाबा का मगरा, उसके ऊपर होटल बना रखा है जिसका नाम है आइसलैंड रिसोर्ट होटल। सिंचाई के लिए दो नहरें निकाल दी गई हैं, श्यामपुरा और भाट नामक दो नहरें हैं। अगली जो अपनी झील है बहुत ही प्यारी झील है जिसका नाम है पिछोला झील, जो अपने उदयपुर के अंदर है। अगर आप कभी उदयपुर घूमने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आप पिछोला झील को जरूर देखोगे। इस पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के शासन काल में पिछू या छित्र बंजारे ने कराया था। एक बंजारा था जिसका नाम था पिछू, और कई किताबों में इसका नाम था छित्र बंजारा। उसने महाराणा लाखा के शासन काल में इस पिछोला झील का निर्माण कराया था। कहते हैं कि इसका कोई बैल था बंजारे का, और उस बैल की याद में इसने इतनी बड़ी झील का निर्माण करा दिया। देखो सोचने वाली बात है। और महाराणा लाखा के शासन काल में इस झील का निर्माण हुआ। महाराणा लाखा वैसे भी किस्मत वाले थे, हमने पढ़ा भी है मेवाड़ के इतिहास में, बुढ़ापे में शादी होती है। ठीक है, इनके समय जावर से चांदी की खान निकलती है, जहां यानी कि राज्य के अंदर खूब सारा पैसा आता है। और इन्हीं के शासन काल में उदयपुर की कितनी प्यारी सी झील का निर्माण कराया गया, वो भी एक बंजारे के द्वारा। ठीक है, जिसका नाम है पिछोला झील। अगर आप कभी उदयपुर घूमने के जाओगे तो यहाँ पर आपको पिछोला झील देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले लोग यहीं पर जाते हैं घूमने के लिए। तो राणा लाखा के शासन काल में पिच्छू या छित्र बंजारे ने इस झील का निर्माण कराया था। पिच्छू नाम आ जाता है, कभी कभी छित्र बंजारा नाम है वो आ जाता है। अब अगर झील है तो उसके लिए जल की आपूर्ति होगी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सर जयसमंद झील है, उसके अंदर जल गोमती नदी का आता है। तो ये जो अपनी पिछोला झील है इसके अंदर भी पानी लाना पड़ेगा, तो इसके लिए सीसारामा और बुजड़ा नामक नदियों से पानी लाया जाता है। ठीक है, तो जल की आपूर्ति कहां से होगी? सीसारामा और बुजड़ा नदियों से, क्योंकि झील का निर्माण तो आपने कर दिया लेकिन इसमें पानी भी तो लाना पड़ेगा ना। तो जल की आपूर्ति सीसारामा और बुजड़ा नदियों से होती है। इस झील में देखो एक तो जग मंदिर बना हुआ है, एक जग निवास बना हुआ है। ये बातें हम कला संस्कृति के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लो। अगर आप ये पिछोला झील देखने के लिए जाओगे तो इसके बीच में आपको इस प्रकार से दो महल दिखाई देंगे। ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है तो आपका जग मंदिर है, और जो नीचे दिखाई दे रही है आपका जग निवास है। सबसे पहले यानी कि मंदिर, मंदिर मतलब सर भगवान की पूजा करेंगे, तो सबसे पहले मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद में निवास का निर्माण हुआ। एक का नाम है जग मंदिर, एक का है जग निवास। सर सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? सबसे पहले मंदिर का निर्माण हुआ, मतलब जग मंदिर। तो इसका निर्माण प्रारंभ कराया था मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने। ये मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह का बेटा है और महाराणा प्रताप का पोता है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था ना, वो तो कराया था मेवाड़ के महाराणा करण सिंह, लेकिन इसको पूरा कराया था मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जग मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आएगा जगत सिंह प्रथम। एग्जामिनर पूछेगा जग निवास का निर्माण किसने कराया, तो जगत सिंह सेकंड। मतलब पहले तो आए थे जगत सिंह प्रथम और इसके बाद में आए थे जगत सिंह सेकंड। सर मंदिर पहले आएगा या निवास पहले आएगा? सबसे पहले मंदिर आएगा। तो जग मंदिर का निर्माण कराया था जगत सिंह प्रथम ने, और जग निवास का निर्माण कराया था जगत सिंह सेकंड ने। या आप यानी कि जब पिछोला झील देखने जाओगे तो इस प्रकार से बीच के अंदर ये महल बने हुए हैं, और इनके चारों ओर क्या है सर? चारों ओर पानी पानी है। ठीक है, बड़ी बड़ी शादियों का आयोजन कराया जाता है, आराम से लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो अच्छी जगह है। कभी अगर आप जाओगे तो अलग से टिकट मिलेगी। सर जाएंगे कैसे? नाव के द्वारा आपको यहाँ पर पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हो कि यार किस प्रकार से महल बनाया गया है झील के अंदर। ये अपने जग मंदिर है, दूसरा अपने जग निवास है। रह जाएगा ध्यान में। और बताओ सर और क्या बातें पिछोला झील की? यहां पर कहते हैं कि सौर ऊर्जा के द्वारा पहली नाव चलाई गई थी।
सौर ऊर्जा समझ जाओगे। इस प्रकार की आपने सौर प्लेटें तो देखी होंगी। हाँ सर, सौर प्लेटें होती हैं। ये सौर प्लेटें क्या करती हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। अगर आप कभी झील के अंदर घूमने जाओगे तो यहां पर आपको खूब सारी नाव चलती हुई दिखाई देंगी। नाव मतलब बोट। और नाव को चलाने के लिए, बोट को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। वह विद्युत कहां से आएगी? सर, इसमें बैटरियां लगाई जाती हैं। जब बैटरी होंगी इसके अंदर तो यानी कि वो नाव आराम से झील के अंदर घूमेगी। अब हमने क्या किया कि उस नाव के ऊपर हमने सौर ऊर्जा की प्लेटें लगा दी। सूर्य की किरणों के द्वारा उस ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में बदल लिया और बाद में इस झील के अंदर हमने नाव को चलाया। ठीक है, और आराम से पर्यटकों को घुमाया। हम कहते हैं कि झील में सौर ऊर्जा के द्वारा यहां पर पहली नाव चलाई गई थी। समझ जाओगे सौर ऊर्जा क्या होती है। हाँ सर, देखो इस प्रकार से एक नाव है और इस नाव के ऊपर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगा दी और सूर्य की किरणें आई प्लेटों के ऊपर और वो यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदल गई और फिर हमने नाव को चलाया। ये समझ जाओगे सौर ऊर्जा की प्लेटें। पहले यानी कि जब गांवों के अंदर लाइट की सुविधा नहीं होती, बिजली नहीं होती ना, तो इसी प्रकार की प्लेटें लगाई जाती थी। हमने तो खूब ये प्लेटें देखी। आज भी शहरों के अंदर भी लगाते हैं, आप भी लगा सकते हो भी। सरकार इन चीजों को बढ़ावा भी देती है सौर ऊर्जा के लिए। ये है। इसके अलावा पिछोला झील के पास में सिटी पैलेस है। अगर आप पिछोला झील घूमने के लिए जाओगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका सिटी पैलेस। इसके पास में सिटी पैलेस का मतलब है कि जो राजा महाराजा अपना परिवार रखते हैं वो इसी सिटी पैलेस में रखते हैं। मेवाड़ के महाराणा का जो परिवार रहता है वो इसी सिटी पैलेस में रहता है। ठीक है, तो पिछोला झील के पास में आपको और क्या देखने को मिलेगा? सर, सिटी पैलेस देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी बातें हम कला संस्कृति में पढ़ते हैं। सिटी पैलेस है, बागुर की हवेली है जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा कराया गया था। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है, ये भी हवेलियों के अंदर पड़ते हैं। और नटनी का चबूतरा है, ये आप देख लो, गलकी नटनी का चबूतरा है, पिछोला झील के अंदर बना हुआ है। और इसकी बात मैंने तुम्हें मेवाड़ के महाराणा लाखा के समय बहुत शानदार तरीके से बताई थी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर दोबारा से बताने की जरूरत है, क्योंकि सारी की सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। वहीं पर मजा आता है कि वास्तव में सर नटनी का चबूतरा है, किस प्रकार से नटनी पिछोला झील को पार करती है, उसका चबूतरा क्यों बनाया गया था। ओके, हाँ, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है, बागुर के निवासी थे अमरचंद बड़वा, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चलो आगे। ठीक है सर, समझ गए। पिछोला झील के पास सिटी पैलेस, बागुर की हवेली, नटनी का चबूतरा है। आ जाओ सर आगे। अगली झील है, उसका नाम है फतेह सागर झील। कहां पर है सर? उदयपुर के अंदर है। निर्माण कराया था मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा। ध्यान रखना इस बात का। उदयपुर मेरी फेवरेट सिटी। अरे वाह, बढ़िया है, फिर तो हमारी भी फेवरेट सिटी उदयपुर। ठीक है, चलो आगे। फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। लेकिन इसका ध्यान रखना, इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा कराया गया। कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर पूछेगा कि फतेह सागर झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? पहला ऑप्शन देगा मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह। नहीं, फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, दोबारा से निर्माण कराया था। इसका जो निर्माण है वो मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। ये देवाली गांव के पास में है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? देवाली तालाब भी कहते हैं। इसको कनोट बांध भी कहते हैं, क्योंकि इसकी नींव ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनोट के द्वारा रखी गई थी। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये अपने किसकी फोटो? फतेह सागर झील की फोटो। किताब में आपकी फोटो भी है। ये निर्माण महाराणा जयसिंह ने कराया। थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज हो सकते हो कि हाँ यार फतेह सागर झील महाराणा फतेह सिंह, इतना इजी नहीं पूछेगा वो। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। दिवाली तालाब, इसे क्या कहते हैं? दिवाली तालाब भी कहते हैं, कनोट बांध भी कहते हैं। दिवाली तालाब इसलिए कहते हैं क्योंकि दिवाली गांव के पास में है, और कनोट बांध इसलिए कहते हैं क्योंकि इस झील की नींव अंग्रेज राजकुमार ड्यूक ऑफ कनोट के द्वारा रखी गई थी। हालांकि इसका दोबारा से जो पुनर्निर्माण है ना, वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के द्वारा कराया गया था, और बाद में इसका नाम है फतेह सागर झील वो हो गया था। और बताओ सर, फतेह सागर झील हम देखने के लिए जाएं तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको सहेलियों की बाड़ी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको हवाला शिल्प ग्राम भी देखने को मिलेगा। अगर आप घूमने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपको सहेलियों की बाड़ी देखने को मिलेगी, यहीं पर आपको हवाला शिल्प ग्राम देखने को मिलेगा। सहेलियों की बाड़ी हम पहले पढ़ चुके हैं। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था। मेवाड़ के इतिहास में मैंने पढ़ ली है। तो ये आपकी क्या सहेलियों की बाड़ी है, वहां पर मैंने बहुत शानदार तरीके से बात बताई है। ये जो आप घूमने के लिए जाओगे तो यहां पर शिल्प ग्राम है जिसका नाम है हवाला शिल्प ग्राम। सर ये क्या हुआ? झील के पास में शिल्प ग्राम। शिल्प का मतलब होता है कि शिल्पकारों का गांव। यहां पर आपको गांव की संस्कृति देखने को मिलेगी, गांव की वेशभूषा देखने को मिलेगी, गांव की झोपड़ियां, गांव के घर देखने को मिलेंगे। अगर आप गांव के हो ना
तब तो यहाँ पर आपको मजा नहीं आएगा घूमने फिरने का। लेकिन अगर आप शहर के हो तो वास्तव में यहाँ पर आपको आनंद आएगा, क्योंकि विदेश से जो लोग आते हैं उनको गांव की संस्कृति देखनी है। पूरे गांव की संस्कृति को जीवित रखने का यहाँ पर काम किया गया है। पहले गांव में लोग किस प्रकार के घर बनाते थे, गोबर से लिपाई करते थे, क्योंकि पहले लिपाई इसी प्रकार से होती थी, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कृति से परिचित हों। तो ये बनाया गया हवाला शिल्पग्राम। ठीक है, तो ये अपने फतेह सागर जिले के पास में है। फिर देखो फतेह सागर झील में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई है। ये देखो फतेह सागर झील के अंदर देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई। इसका क्या मतलब है? सौर वेधशाला वही है कि सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। यहां पर सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बस इतनी सी बात है। ओके सर। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील के मध्य बनी है। फतेह सागर झील में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील के मध्य बनी है। दोनों बातें सेम टू सेम कैसी होगी? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, अपने फतेह सागर झील के अंदर क्या है, सौर वेधशाला बनी है, बस अपने को ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला यही है। ठीक है, और ये देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई है, रख लोगे ध्यान में। ओके सर। तो ये देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई है, और ये सौर वेधशाला राजस्थान की सबसे बड़ी है, जो फतेह सागर झील के मध्य बनी हुई है। आप आराम से देख सकते हो। चलो सर आगे, अगली जो झील है उसका नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील कहां पर है? उदयपुर में है। निर्माण कराया था मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने 1559 में। आयड नदी का जल रोककर इसका निर्माण कराया था, और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया था। उदय सागर झील कहां पर है सर? उदयपुर में है। निर्माण कराया था मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने 1559 में। आयड नदी का जल रोककर इसका निर्माण कराया था। ये आपके सामने किताब में फोटो भी है। देखो आयड नदी आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। तो आयड नदी का जल रोका गया, और आयड नदी का जल रोककर इस प्रकार से उदय सागर झील का निर्माण कराया गया। इसके बाद में आयड नदी का पानी किस में आता है सर? उदय सागर झील में आता है। और जब ये आयड नदी उदय सागर झील से बाहर निकलती है तो उसके बाद में इस नदी का नाम हो जाता है बेड़स नदी। समझ जाओगे? ठीक है सर। ये आपकी उदय सागर झील है। निर्माण मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने 1559 में कराया था। आयड नदी का जल रोकर, बहुत अच्छा समझ सकते हो। आयड नदी आ रही है, आयड नदी का जल रोका और उदय सागर झील का निर्माण करा दिया। जैसे आयड नदी यहां से बाहर निकले, इसका नाम हो गया बेड़स नदी। तो झील के बाद में आयड नदी बेड़स के नाम से जानी जाती है। कंप्लीट है भाई। अगली झील उसका नाम है स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील कहां पर है सर? उदयपुर में है। निर्माण कराया था मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। ठीक है, स्वरूप सागर झील भूल गए सर, बताना आगे ना, भूल कहां गए? चलो आगे। ठीक है भाई, स्वरूप सागर झील कहां पर है? उदयपुर के अंदर। निर्माण कराया था मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। ये क्या करते? पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने का काम करती है। सर समझे नहीं? इधर तो अपने पिछोला झील, देखो ये आपकी क्या है, पिछोला झील है, और ये क्या है सर? ये आपकी फतेह सागर झील है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है बीच में स्वरूप सागर झील। बस समझ जाएंगे सर आराम से, हो इतने देर में तो तुम समझ जाओगे फिर। ठीक है, ओके, चलो आगे। ठीक है, एक दूध तलाई भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटी सी झील है। दूध तलाई कहां पर है? उदयपुर के अंदर। इसी के साथ में उदयपुर की जो जिले थी सारी की सारी कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मीठे पानी की जिले उदयपुर के अंदर हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि उदयपुर की जिलों में पानी पहुंचाना है, तो साबरमती नदी का पानी ढालने के लिए एक सुरंग का निर्माण कराया गया है। सुरंग मैंने तुम्हें पहले समझा दी है। मैंने कहा सुरंग के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है उदयपुर की झीलों में। साबरमती नदी का पानी आता है। उस सुरंग का नाम है देवास जल सुरंग, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, जो 11.6 किलोमीटर लंबी है। ये जल सुरंग क्या होती है मैंने तुम्हें पहले नदियों के अंदर पढ़ा दी है, चित्र के द्वारा समझाई है। अब तुम मुझे बताना कि मैंने तुम्हें कहां पर समझाई है। ये उदयपुर की झीलों के अंदर, यानी कि उदयपुर की जो झीलें हैं इसमें साबरमती नदी का पानी लाया जाता है। उस साबरमती नदी का पानी ढालने के लिए देवास सुरंग का निर्माण किया गया, मतलब देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, 11.6 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? देवास जल सुरंग है, जो 11.6 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण क्यों किया गया सर? उदयपुर के अंदर जो झीलें हैं उनका पानी डालने के लिए। सुरंग क्या होती है ये मैंने तुम्हें पहले फोटो दिखा दी है। चलो सर आगे। आज जो अपन अंतिम झील पढ़ते हैं उसका नाम है राजसमंद झील, जो कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने 1662 से लेकर 1676 ईस्वी के मध्य
अकाल राहत के दौरान इसका निर्माण कराया था। कहते हैं कि 1662 ईस्वी के आसपास राजसमंद के अंदर भयंकर अकाल पड़ गया, जनता ने रोजगार मांगा। मेवाड़ की महाराणा राज सिंह के पास में गई और बोले कि हमें तो क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। क्या महाराणा राज सिंह ने कहा कोई बात नहीं, तुम यानी का क्या करो, झील का निर्माण करोगे, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो यानी का कहते हैं कि उस समय मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने लगभग यानी का 60,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया था। तो अकाल के समय मतलब जब अकाल पड़ा हुआ था तो जनता को राहत देने के लिए, जनता को काम देने के लिए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण कराया था। 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य झील का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर भी गोमती नदी का पानी आता है और झील से जो नजदीक के क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई की सुविधा भी है। मतलब ये जो से झील है और आसपास के जो नजदीकी क्षेत्र है ना, उनके अंदर सिंचाई की सुविधा भी अवेलेबल है। तो झील से नजदीकी क्षेत्रों में क्या होती है, सिंचाई भी होती है। झील की नींव का पहला पत्थर घेवर बाई ने रखा था। जैसे हमने कहा ये अपने पढ़ा है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह मेवाड़ के इतिहास में, तो मैंने यहाँ पर राजसमंद झील का भी चर्चा की है। ठीक है, कहते हैं कि जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह झील का निर्माण कर रहे थे तो झील का निर्माण करते थोड़ी सी दीवार का निर्माण होता और यानी कि अगले दिन वो दीवार अपने आप ढह जाती है। तो महाराणा राज सिंह ने किसी ज्योतिषी से पूछा, यार कि मैं झील का निर्माण कर रहा हूँ, इतना शानदार काम कर रहा हूँ, लोगों को रोजगार दे रहा हूँ अकाल के समय में, फिर भी झील का निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा। तो ज्योतिषी ने कहा कि इस नींव का पहला पत्थर है ना किसी पवित्र महिला से रखा हो गया। तो एक मालवा से महिला को बुलाया गया था जिसकी बाई आंख पर एक तिल था और शर्त रखी कि ज्योतिषी ने कहा कि बाई आंख पर तिल होना चाहिए, ऐसे महिला से आप नींव का पत्थर रखाओ, उसके बाद में आपकी झील का कार्य पूरा होगा। तो कहते हैं कि झील की नींव का पहला पत्थर घेवर बाई ने रखा था और इसकी पाल के ऊपर ही यहाँ पर घेवर माता का क्या बना हुआ है, मंदिर भी बना हुआ है, जो बिना पति के सती हो गई थी। ये थोड़ी सी बातें मिलती जो मैंने इतिहास के अंदर बता भी दी है। तो गोमती नदी का पानी आता है, झील से जो नजदीक के क्षेत्र उनमें सिंचाई होती है। झील की नींव का जो पहला पत्थर है वो घेवर बाई ने रखा था और झील की पाल के ऊपर घेवर माता का क्या बना हुआ, मंदिर भी बना हुआ है। झील के उत्तरी किनारे को नौ चौकी पाल कहते हैं। ये देखो ये जो पाल है ना, इनको क्या कहते हैं, नौ चौकी पाल कहते हैं। नौ पाल देखने को मिलेगी आपको। तो ये जो झील का उत्तरी किनारा है इसे हम क्या कहते हैं, नौ चौकी पाल कहते हैं। गिन के देखोगे ना तो आपको ये नौ पाल देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नौ पाल देखने को मिलेगी। तो ये जो झील का उत्तरी किनारा इसे हम नौ चौकी पाल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 25 शिलालेख लगे हुए हैं, संस्कृत भाषा में हैं, जिन्हीं के ऊपर मेवाड़ का इतिहास है। ये बातें हम इतिहास में सारी की सारी पढ़ चुके हैं, जिनका भूगोल से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, तो चलो भाई ये अपने आज इतनी जिले थी, ज्यादा बड़ी थी नहीं, नॉर्मल सी जानकारी है जो आपको सीधा सीधा है वो याद रखना है। और बताओ तुम्हारी कोई दिक्कत हो तो। आपकी टीम बहुत अच्छी है, हर पर्सन का उत्तर 5-10 मिनट में दे दे भाई, कोशिश करते हैं हम, है ना, सबका रिप्लाई करने की। फिर भी अगर कोई रिप्लाई नहीं होता तो थोड़ा सा माफी चाहते हैं। कभी कभी क्या है, थोड़ा माफ कर दिया करो यार, कि सर का बिजी शेड्यूल है, टाइम नहीं मिलता होगा, और बेचारे क्या क्या एडजस्ट करते हैं तुम्हारे लिए, थोड़ा ऐसे समझ के कर दिया करो, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझ गए। ओके, हाँ और बताओ। तो भाई अपन करेंगे यार, पेपर तो नजदीक आ चुका है, टाइम दिया नहीं है, हमेशा यही होता है, हम थोड़ा सा क्या क्या पीछे रह जाते हैं टाइम के अंदर। आज तो रेस्ट करना होगा मुझे, ठीक है। ठीक है, चलो भाई। हाँ बेंच लेना है जिसके ऊपर बात करनी है, ये बात सही है। फिर यही बस बेंच शुरू करेंगे, पढ़ा लेते हैं, फिर बातों वाला बैच शुरू करेंगे फिर। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, जिले पढ़ लोगे। हाँ सर आपने 3-4 तो जिले बताई, उदयपुर की जिले कंप्लीट किए और राजसमंद के जिले कंप्लीट किए। चित्र के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से समझा दी मैंने, शैलियों की बाड़ी क्या है, हवाला शिल्पग्राम क्या है। बाकी अगर आप किताब देखोगे ना तो ये आपके समझ जाएगी। आयड नदी का जल रोक उदयसागर झील का निर्माण कराया, बाहर निकली तो बेड़स नदी कहलाई। वैसे नॉर्मल सी बातें हैं, बाकी इसमें कोई इतना ज्यादा वो नहीं है झीलों के अंदर समझाने वाली। जो चीजें बताने वाली थी ना वो मैंने सारी की सारी बता दी हैं। जैसे राजसमंद झील है तो हम मेवाड़ की महाराणा राज सिंह के समय में इसकी पूरी की पूरी चर्चा कर चुके हैं। ओके, चलो फिर मिलेंगे फिर जल्दी नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।